मन परिवार के नॉर्थ गार्डन विला में 7 लोग, हर एक अपने अपने मकसद से ओल्ड मैन के ताबूत के सामने इकट्ठे हुए। उसने ताबूत पर एक नज़र डाली और बोलना जारी रखा, अगर मुझे आज वूंग थी ग्रुप का इनविटेशन नहीं मिला तो ओल्ड मास्टर मन के कॉफिन का ढक्कन कोई बंद नहीं करेगा। वो ट्रैक वियर्ड ग्रुप का ले हये था। एक महिला ने उसके ग्रुप का नाम बुदबुदाया, ट्रैक वियर्ड ग्रुप। वो गुस्से से चिल्लाई, वो अभी अभी मरे हैं और तुम लोग यहां परेशानी खड़ी करने आ गए, ये सरासर ज्यादती है। वो मन परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, मन हाओ की पोती, मन हन नी। मन हन नी की मां लाम माई की आंसुओं में थी, बुदबुदाते हुए, पापा आप चले गए, अब हन्नी और मैं 2 कमजोर औरतें क्या करेंगे। मोंग तुअंग ग्रुप के एक ग्रुप ने गुस्से से कहा, ये ले है ट्रियो परिवार का कुत्ता है, फिर भी इतना घमंडी है। क्या अभी मन परिवार के अंडर मोंग तुअंग ग्रुप ट्रैक वियर्ड ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है? लाल चश्मे वाले आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि मोंग तुओंग ग्रुप और वोंग थी ग्रुप हाल ही में बहुत करीब आ गए हैं और उन्हें ओल्ड मास्टर वोंग की पार्टी का इनविटेशन भी मिला है। ट्रैक वियर्ड ग्रुप से जो लोग अभी आए हैं वो जरूर इस इनविटेशन के लिए आए होंगे। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, अगर ओल्ड मैन जिंदा होते तो ट्रियो परिवार इतनी हिम्मत नहीं करता कि आकर उनसे छीन ले। लेकिन अब? ले हई ने तन से मुस्कुराया, उसकी आंखों में मजाक था और जोर से बोलना जारी रखा, ओल्ड मास्टर मंच के बिना तुम्हारा मंच परिवार बस मुश्किल से टिका हुआ है। उसकी आवाज बाहर तक गूंजी, मेरे आदमियों ने इस जगह को पहले ही घेर लिया है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इनविटेशन दे दो, वरना आज यहां से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। घने कोहरे के बीच से एक शख्स अंदर आया। उसकी सिलावट एक बॉडीगार्ड की नजर में आ गई। बॉडीगार्ड ने उसके चेहरे पर उंगली उठाते हुए जोर से धमकाया, जाओ जाओ जाओ, तुम जैसे कबाड़ी वाले क्या देख रहे हो? मानो या ना मानो 1 मिनट में मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और आंखें निकाल लूंगा। उस आदमी ने बॉडीगार्ड की कलाई पकड़ी और उसे जोर से दबा दिया। अंदर ले हई मन हन नी के पास जा रहा था। उसने एक चालाक मुस्कान दी, मिस मंच, क्या इनविटेशन तुम्हारे पास है? अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, चिल्लाते हुए, दूर रहो। अचानक बाहर से बॉडीगार्ड हवा में उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आया। बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और उससे टकरा गया। गार्ड के अचानक हमले से ले हई को बचने का वक्त नहीं मिला। टक्कर से वो दर्द से चिल्ला उठा, वाह! ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वो डर गई। टक्कर से वो दोनों उड़कर जमीन पर गिर पड़े। ले हई उठकर गुस्से से चिल्लाया, वो कौन था? एक आदमी अपने सामने का नजारा देखकर मुस्कुरा रहा था। तो थान धीरे धीरे अंदर आया, उससे एक ठंडी सी ऑरा निकलती महसूस हो रही थी। तो थान की आवाज ने पूछा, माफ कीजिए, क्या मान हाओ ओल्ड मैन यहां हैं? ले हई गुस्से और शक से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? बाहर से मेरे 20 गार्ड्स कहां हैं? उस आदमी ने हल्के से हंसकर अपने पीछे हाथ से इशारा किया और सर झुकाया, ओह, तुम उनकी बात कर रहे हो? चांदनी ने आसमान को रोशन कर दिया और घर से निकलती ऑरा ने हवा को कई डिग्री ठंडा कर दिया। उसने लापरवाही से कहना जारी रखा, वो सब अभी बाहर पड़े हैं। एक गार्ड के कराहने की आवाज हल्की सी सुनाई दे रही थी, आउच 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 आउच। ले हई गुस्से में अपनी मुट्ठी उठाकर तो थान की तरफ दौड़ा, बदमाश बच्चे, परेशानी ढूंढ रहे हो क्यों? आज मैं ले हई तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ सीधा उस आदमी के चेहरे पर पड़ा। तो थान के थप्पड़ से वो उड़ गया। उसने एक मजबूत फैसलाकुन आवाज में कहा, मेरे काम में दखल मत दो। हन्नी ने उससे सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? तो थान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पास से गुजरकर सीधा ओल्ड मैन के ताबूत के पास चला गया। उसने खुद को दोष दिया, दादाजी मन, मैं बहुत देर से आया। अचानक मन हाउ की आवाज सुनाई दी। ओल्ड मैन की प्रतिक्रिया देखकर तो थान ने उसके बारे में कुछ अंदाजा लगा लिया था। दादाजी मन को जहर दिया गया है। उसने एक सुनहरी एक्यूपंक्चर सुई प्रकट की, जो एक चमकती हुई रोशनी और एक शानदार आग जैसी ऑरा फैला रही थी। तो थान ने ताबूत में पड़े शख्स को देखा, अपना हाथ एक सील बनाने के लिए उठाया और मन ही मन सोचा, अभी भी एक सांस बची है, उसे बचाया जा सकता है। तो थान के पीछे लम्माए क्या चिल्लाई, रुको!
मन हन्नी भी घबराहट में चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके शरीर के साथ क्या करना चाहते हो? उसी समय सुई एक चमकती हुई रोशनी के साथ सीधा मन हाओ के माथे में घुस गई, जिससे खून निकलने लगा। वो पास गया और धीरे से सुई उसके माथे से निकाली। तोथान की इस हरकत ने पास खड़े ली लाक्यान का ध्यान खींचा। उसने तोथान की तरफ इशारा किया और हैरानी से चिल्लाया, रुको, ये तो 7 स्टार लाइफ एक्सटेंडिंग नीडल है। अचानक मन हाओ ताबूत में जोर से खांसने लगा। मन हन्नी की भौवें अविश्वास से सिकुड़ गईं जब उसने पुकारा, दादाजी। लम माई क्या ने भी पुकारा, पापा। गार्ड्स अपने सामने का नजारा देखकर डर गए, चिल्लाए और भाग गए। हे भगवान, ओल्ड मास्टर मन मरकर वापस आ गए, मदद करो। तो थान ने उसे धीरे धीरे उठते हुए देखा और मन ही मन सोचा, शुक्र है ज्यादा देर नहीं हुई। तभी लाई ला कन ओल्ड मन के पास दौड़कर गया। उसने अपना हाथ उठाकर ओल्ड मन की नब्ज चेक की। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास दिख रहा था। ये नब्ज खून और चीज जोश से भरे हैं, जैसे किसी 20 साल के लड़के की हो। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? क्या डिवाइन डॉक्टर लाई ने मुझे बचाया? लाइलाकन ने इनकार में अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ऐसी स्किल्स नहीं है। इस छोटे भाई ने आपको बचाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में 7 स्टार लाइफ एक्सटेंडिंग नीडल देख पाऊंगा। उस आदमी ने उसे प्यार से देखा और पूछा, दादाजी मन, मैं पहाड़ से नीचे आ गया हूं। क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं? ओल्ड मन ने उसे तुरंत पहचान लिया, खुशी से पुकारते हुए, छोटे थान, क्या ये तुम हो छोटे थान? तो थान ने उनका हाथ पकड़ा और गर्माजोशी से जवाब दिया, ये मैं हूं दादाजी मन, मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूं। 3 दिन पहले जिस पहाड़ पर तो थान साधना करता था, वो एक चट्टान पर बैठा था, आंखें बंद करके ध्यान में, एक जलती हुई आग की औरा से घिरा हुआ। कुविंग पास में लेटा उबासी ले रहा था। अचानक एक रोशनी की किरण सीधे आसमान में चली गई, बादलों को चीरते हुए। तोथान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक खुशी की झलक थी। सफल हुआ, आखिरकार मैंने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज को पार कर लिया। कुविंग ने अपना सर उसकी तरफ घुमाया और कहा, ओह, तुमने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पार कर लिया है। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब तुम एक और बड़ा रेल पार कर लोगे, तब तुम थियनबाग के शासक तो परिवार से बदला लेने जा सकते हो। तोथान ने अपनी हथेली को देखा और मुस्कुराया। आखिरकार मैं पहाड़ से नीचे जा सकता हूँ। तो परिवार का जो कर्ज मुझ पर तोथान पर है, मैं उसे पूरा वसूल करूंगा। लेकिन बदला लेने से पहले मुझे एक एहसान चुकाना है। बूढ़े आदमी ने अपना शराब का गॉड एक घूंट के लिए उठाया और कहा, अगर उस समय मन परिवार के मन हाओ ने तो परिवार से निकाले गए बच्चे को नहीं अपनाया होता, तो शायद तुम आज यहां नहीं होते। ये एहसान का कर्ज तुम्हें जरूर चुकाना चाहिए। कोविंद ने आगे कहा, पहाड़ से नीचे जाओ, अपना एहसान चुकाओ और अपना बदला लो। तोथन खुश होकर आगे बढ़ा और जवाब दिया, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। आसमान साफ और नीला था और मन हाओ की खुश आवाज घर में गूंज रही थी। 10 साल हो गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोबारा मिल रहे हैं। तुम एक नौजवान बन गए हो। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने जोश से इशारा करते हुए तोथान को गोद लेने की याद ताज़ा की। तुम्हें उस वक्त गोद लेना एक खुशकिस्मत इत्तेफाक था। एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम मेरे मन परिवार को आशीर्वाद दे सकते हो, और सच में बाद में एक महान गुरु तुम्हें ले गए। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आपने मुझे गोद नहीं लिया होता तो मुझे एक महान गुरु द्वारा पहाड़ पर ले जाने का मौका कैसे मिलता। मन हाओ को अचानक एक पुराना समझौता याद आया और उसने खुशी से कहा, सही कहा, जब तुम्हारे गुरु तुम्हें ले गए थे तो उन्होंने मुझसे एक समझौता किया था कि 10 साल बाद तुम वापस आओगे और फिर तुम और मेरी पोती शादी कर लोगे। अचानक एक चाय की केतली मेज पर जोर से पटकी गई। लाम माइके ने गुस्से से चिल्लाते हुए ओल्ड मैन को बीच में रोका, पापा, वो बहुत पुरानी बात हो गई। जोर की आवाज से वो चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा। लाम माइके ने परेशान आवाज में आगे कहा, जब आप पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, हान नी अकेले ही कॉरपोरेशन के सारे काम संभाल रही थी। उसने तोथन की तरफ देखा और जोर से कहा, उसकी मदद के लिए किसी काम के आदमी को ढूंढने के बजाय आप चाहते हैं कि हान नी इस गनवार से शादी कर ले। वो भला हान नी के लायक कैसे है?
उसने भी बीच बचाव करने के लिए कहा, सही कहा मिस्टर मन, ये बचपन की शादी की बात शायद हमें। उसने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, उसे बीच में रोकते हुए, और चिल्लाई, चुप रहो। मन हाव की भावें कस गईं जब उसने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, तुम क्या जानती हो? ये नहीं कि वो हान नी के लायक नहीं है, बल्कि हमारी हान नी उससे शादी करके ऊपर जा रही है। उसकी बातों से लाम माइकै साफ तौर पर हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ये जान लेना चाहिए, तो थान का गुरु वो शख्स है। अचानक मन हाव उसकी तरफ गुस्से से मुड़ा और जोर से पूछा, और तुम, तो थान, तुम्हारा क्या रवैया है? क्या तुम मेरी पोती को नीचा देखते हो? तो थान ने तुरंत इनकार किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने मुड़ा और ऑर्डर दिया, जाओ हान नी को यहां बुलाओ। फिर उसने अपने पीछे पुकारा, तुम दोनों ने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है और अभी इतना हंगामा था। तुमने जरूर एक दूसरे को ठीक से नहीं देखा होगा। मैं हान नी को बुलाता हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई मेरी पोती मन हाव की पोती से मिलकर प्रभावित ना हो। मन हान नी धीरे से अंदर आई। असिस्टेंट ने तुरंत उसके लिए दरवाजा खोला। हान नी धीरे धीरे अंदर आई और पूछा, दादाजी, आपने मुझे बुलाया? ओल्ड मैन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसके पास भागा। तो थान ने अपने सामने वाले शख्स को देखा और सोचा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, वो एक सुंदरी है। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और खुशी से पूछा, क्यों, मेरी पोती सुंदर नहीं है क्या? जवाब का इंतजार किए बिना ओल्ड मैन ने उसे एक कुर्सी पर धकेल दिया। हान नी ने हैरात से ओल्ड मैन से पूछा, दादाजी, आपने मुझे यहां इसलिए बुलाया क्योंकि? फिर उसने खुशी से उसका परिचय कराया। हान नी, तुम्हारे गुरु और मैंने तुम दोनों की शादी तभी तय कर दी थी। देखो, जब तुम दोनों आज यहां हो तो क्यों ना तुम लोग आज दोपहर को रजिस्टर कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने हैरात से उसकी तरफ देखा, अपने दादा के शब्दों को दोहराते हुए, तो थान के साथ एक अरेंज्ड मैरिज। इस वक्त तो थान भी उसे गौर से देख रहा था। हान नी ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर रखा और घमंड से पूछा, तुम बचपन से बहुत अलग हो। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने सोचा, तुमने मेरे दादा को अभी कैसे बचाया? इस लड़के ने अकेले ही दर्जनों गार्ड्स को हरा दिया, ये अविश्वसनीय है। उसने मुस्कुराया और कोमलता से कहा, बस एक छोटा सा करतब। तो थान के शब्दों ने उसे खुशी से हंसा दिया। वो उठी और अपनी सीट से दूर चली गई। उसे जाते देख ओल्ड मैन ने उसे रोकने के लिए पुकारा, रुको हान नी, तुम कहां जा रही हो? सिटी हॉल के अधिकारी ने तो थान और हान नी को शादी का सर्टिफिकेट देते हुए खुशी से कहा, आप दोनों को बधाई हो। उसने तुरंत दोनों हाथों से किताब शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मन हाव और माई की हैरान आवाजें एक साथ गूंजी, शादी तुरंत रद्द करो। उसने सर्टिफिकेट पकड़ा और खुशी से कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम शादी करना चाहते हो। ओल्ड मैन ने खुशी से दोनों को गले लगा लिया। वो जोर से हंसा और बोला, इस बार मेरी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। बस एक ही कमी है कि तुम दोनों मुझे एक परपोता दे दो। तो थान ने लाल सर्टिफिकेट को देखा और सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ से नीचे आने के बाद मेरा पहला काम अपने हितकारी की पोती से शादी करना होगा। लेकिन उसने अंगूठा दिखाया। उसका दिल खुशी से झूम उठा जब उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया। ये बुरा नहीं लग रहा है। जब वो ओल्ड मैन से बात कर रहा था, माई क्या ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींच लिया, जोर से डांटते हुए, हान्नी, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम मोंग तुओंग ग्रुप की सीईओ हो। उसने उसे एक कोने में खींच लिया और नाखुशी से बोलना जारी रखा, वो तोथान क्या है, बस एक गवार जो ना जाने कहां से निकला है। तुमने उसका तरीका नहीं देखा। हन्नी ने शांति से जवाब दिया, माँ, बिल्कुल मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। उसने दूसरे दो लोगों की तरफ देखा और आगे कहा, हालांकि दादाजी ठीक हो गए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले जैसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। उसकी आवाज गूंजती रही, अगर शादी करने से वो यहां रुक सकता है और दादाजी का इलाज जारी रख सकता है तो ये भी अच्छा है। आखिरकार वो मेरे इकलौते दादा हैं। दूसरी तरफ ओल्ड मैन खुशी से उसे गले लगा रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। तुम दोनों की ये शादी की फोटो देखो, एक प्रतिभाशाली आदमी और एक सुंदर औरत, स्वर्ग में बनी जोड़ी। तो थान ने जवाब में मुस्कुराया,
माइकिया ने अपनी बाहें क्रॉस की और मुंह फेर लिया, नफरत से कहते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बचपन से ही अपनी मर्जी की मालिक रही हो, मुझे परवाह नहीं। मैं इस गवार दामाद को नहीं अपनाऊंगी। जल्दी या देर से मैं उसे मन परिवार से निकाल दूंगी। इस बीच ओल्ड मैन ने उसे सुझाव दिया, सही कहा छोटे थान, तुम कुछ दिन के लिए कंपनी में आकर हन्नी की मदद क्यों नहीं करते? वो इस ऑफर से हैरान था और पूछा, कंपनी काम करने के लिए? मन हाउ ने उसके बाल सहलाए और हंसते हुए कहा, मैं किसी को तुम्हारे लिए एक पोजीशन अरेंज करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी असुविधा सहनी पड़ेगी। शुरुआती सैलरी 3 लाख, कैसा रहेगा? बूढ़े आदमी से एक चमकती हुई ऑरा निकली, जिससे उसे अपने हाथ से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। मिस्टर मान, आप अभी पैसे की रोशनी फैला रहे हैं। तो थान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो शुक्रिया मिस्टर मन। उसने मन ही मन सोचा, मिस्टर मन के शरीर में जहर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। मुझे उस शख्स को ढूंढने का कोई तरीका निकालना होगा जिसने उन्हें चुपके से जहर दिया। एक दामाद की पहचान जांच पड़ताल के लिए सुविधाजनक होगी। अगले दिन मन परिवार की कंपनी में तो थान ने अपने हाथ सर के पीछे रखे और बुदबुदाया, पहाड़ से नीचे आने के बाद मेरा दूसरा काम एक तनख्वाह वाला कर्मचारी बनना है। वो ख्यालों में खोया आसमान को घूर रहा था। मिस्टर मन को जहर किसने दिया? उनके शरीर में विष अभी तक साफ नहीं हुए हैं। कुछ अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटियां मिल जाती तो मदद हो जाती। मुझे उस डिवाइन डॉक्टर लाई से पूछना चाहिए। जब वो सोच रहा था, माइके ने दरवाजा धकेल कर खोला और एक चक हाथ में लिए अंदर आई। उसने मांग की, तो थान, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जगह जानते हो, अपने आप मन परिवार छोड़ दो। उसके साथ माइके ने चेक मेज पर पटक दिया। उसने भौंभे सिकोड़ी, उसे शुक्रिया कहा और फिर जोर से उसे जाने के लिए कहा, ये लो 5 मिलियन, इसे मेरे पिता को बचाने के लिए शुक्रिया समझना। इसे लो और मन परिवार से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तो थान ने चेक उठाया, माइके को देखा और मुस्कुराया, तो ये 5 मिलियन है। लगता है आंटी ने सच में गलत समझा है। उसने उस पर नाखुशी से झिड़का, मुझे आंटी मत बुलाओ, मेरी नजरों में तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर माइके ने तिरस्कार से सोचा, ये सच में एक गवार है। वो शायद कभी शहर नहीं आया, सिर्फ 5 मिलियन पर इतना उत्तेजित हो रहा है। जब वो अभी भी सोच रही थी, उसने एक शैतानी मुस्कान दी और अपने हाथों से चेक फाड़ दिया। वो टोथान की इस हरकत से हैरान हुए बिना नहीं रह सकी और चिल्लाई, हाँ? उसने फटा हुआ चेक फेंक दिया। टुकड़े हवा में लहराकर जमीन पर गिर गए। टोथान ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, 5 मिलियन, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मन परिवार की दौलत, मुझे उसमें और भी कम दिलचस्पी है। माइकिया ने अपनी बाहें क्रॉस की और सोच में पड़ गई। लगता है ये गवार पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि मन परिवार से जुड़कर उसे सिर्फ 5 मिलियन से ज्यादा मिल सकता है। अच्छा हुआ मैं तैयार होकर आई। मेरी हानि ऐसे किसी के साथ कैसे हो सकती है? उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाने के लिए तालियां बजाई। अगर तुम रहने पर अड़े हो तो तुम्हें मन परिवार के लिए कुछ योगदान देना चाहिए, नहीं क्या? एक छोटा सा मामला, मुझे यकीन है तुम मान जाओगे, है ना सेक्रेटरी लू? वो लू हम उवान थी, मन ग्रुप की मुख्य सेक्रेटरी। वो अंदर आई और जवाब दिया, मैडम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। माइकिया ने डॉक्यूमेंट्स के लिए पीछे हाथ बढ़ाया। उसने फाइल ली और उससे कहा, थियनताई ट्रेडिंग पर अभी भी हमारा 1 मिलियन बाकी है, जो अभी तक नहीं चुकाया गया। लेकिन हान्नी हाल ही में बहुत व्यस्त है और उसके पास कर्ज वसूलने का समय नहीं है। जब तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उसका बोझ बांटना चाहिए। फिर उसने फाइल मेज पर पटकी और ऑर्डर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स जल्दी से पढ़कर खत्म करो। ये नज़ारा देखकर हम उवान ने मन ही मन आहें भरी। पता नहीं इस नए आदमी ने डायरेक्टर लैम को कैसे नाराज कर दिया। थियनताई ट्रेडिंग के पीछे वोंग थी ग्रुप है। उन्होंने कभी भी मोंगटोंग ग्रुप का कोई सम्मान नहीं किया। मैंने सुना है कि पिछली बार कर्ज वसूलने गए टीम लीडर लाए अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। तो थान ने उसे एक शैतानी मुस्कान दी और अपनी शर्त रखी, तो मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं ये कर्ज सफलतापूर्वक वसूल कर लेता हूं तो अब से जब भी आंटी लैम मुझे देखेंगी आपको झुककर प्रणाम करना होगा। कैसा रहेगा? उसकी शर्त सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने दांत पीसे और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, ऑन्टी, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। माई गुस्से से मुड़ी और बाहर चली गई।
उसे देखते हुए वो बुदबुदाया, अचानक तोथान ने हम उआन को पुकारा। मिस, 1 मिनट रुकिए। वो घबराकर पलटी और पूछा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हें। क्या ये सच है कि हर महीने तुम्हें कुछ दिन पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और साथ ही तुम्हारे मंथली पीरियड भी अनियमित हैं? हम उआन ने सांस रोक ली और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम्हें ये कैसे पता चला? तो थान ने मुस्कुराकर 8 नंबर दिखाने के लिए वी साइन बनाया। मेरे पास कुछ मसाज टेक्निक्स हैं जो इस समस्या को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? सिर्फ 8,000 का है। वो चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी। बदमाश! उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, जोर से कहते हुए, अगर तुम मसाज नहीं चाहती तो ठीक है। ऐसे में हर सुबह 7 बजे के आसपास बैल्कनी में जाकर संतरे और एलोवेरा वाली हर्बल चाय का 1 कप पियो। 1 हफ्ते तक लगातार पियो और ये भी असरदार होगा। उसने आहें भरी और बुदबुदाया। लोगों को बचाने के लिए दवा देना सच में आसान नहीं है। तभी हान नी दरवाजे पर दिखाई दी। उसने हम उआन को अपनी आंखों से फॉलो किया। उसकी भौहें हल्की सी सिकड़ी हुई, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे, बुदबुदाते हुए। सेक्रेटरी लू का चेहरा इतना लाल क्यों है? वो अंदर आई, तोथान की तरफ एक कार्ड फेंका और अनुरोध किया, वैसे तोथान, आज रात मुझे वोंग थी ग्रुप की पार्टी में तुम्हारे साथ चलना है। इस कार्ड पर जो पैसे हैं उनसे कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, बाकी तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। लो। उसने कार्ड अपनी उंगलियों के बीच लिया, मुस्कुराया और जवाब दिया, प्रेसिडेंट मन बहुत उदार हैं। कार्ड को देखते हुए तो थान ने मन ही मन सोचा, मैं अभी मिस्टर मनह के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे न होने की चिंता कर रहा था। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? थोड़ी देर बाद तो थान लाई ला कन्ह के क्लिनिक के सामने खड़ा था। उसने मन ही मन सोचा, तो ये डिवाइन डॉक्टर लाई का क्लिनिक है। उसने दरवाजा धकेला। अचानक कुछ तेजी से गुजरा और गेट टूट गया। एक जोर की आवाज गूंजी, तुम एक झोला छाप डॉक्टर हो। उसके सामने के नजारे ने उसका ध्यान खींचा। हाँ? प्रेसिडेंट वुंग ली ला कन्ह को कॉलर से पकड़े हुए चिल्ला रहे थे। मैंने इसके बारे में सुना है। मनह परिवार का मनह हाउ साफ तौर पर नहीं मरा था। फिर भी तुमने कहा कि उसने अपनी आखिरी सांस ले ली है और उसे देवता भी नहीं बचा सकते। उनके पास डिवाइन डॉक्टर लाई की बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी बेटी आगे दौड़ी चिल्लाते हुए, मेरे पिता को छोड़ो। प्रेसिडेंट वुंग की आरोप लगाने वाली आवाज जारी रही। तभी तो मैं अपने पिता को तुम्हारे पास इलाज के लिए लाया और आधे महीने के बाद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डिवाइन डॉक्टर माय फुट, तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। डिवाइन डॉक्टर लाई हकलाए, मैं। उसने बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उसे मुक्का मारने के लिए तैयार, चिल्लाते हुए, मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं अभी अपने पिता को सेंट्रल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। छोटी लड़की आगे दौड़ी चिल्लाते हुए, पापा। तो थान ने बीच में आकर अपनी आवाज से उन्हें रोका। रुको। वो धीरे से पास गया, एक शांत मुस्कान देते हुए। एक डॉक्टर जान बचाने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक रूप से पूरे दिल और आत्मा से करता है, लेकिन इंसानी कोशिशों की भी सीमा होती है। हिंसा का सहारा क्यों लेना? इसे अपना सौभाग्य समझो कि तुम यहां मुझसे मिले। प्रेसिडेंट वुंग ने परेशानी से भावें सिकोड़ी। तुम आखिर हो कौन? लीला कंच ने चिल्लाया, डिवाइन डॉक्टर। ये वही डिवाइन डॉक्टर हैं जिन्होंने मन हाउ को उनके अंतिम संस्कार में बचाया था। उसकी आवाज गूंजती रही। अगर इस दुनिया में कोई है जो अब भी तुम्हारे पिता को बचा सकता है तो वो निश्चित रूप से यही हैं। आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो थान ने अपनी बाहें क्रॉस की, मुस्कुराया और कहा, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट वुंग ने अविश्वास से चिल्लाया, सिर्फ तुम? तुम्हारी उम्र ही क्या है? थोड़ी देर बाद ओल्ड मास्टर वुंग के हॉस्पिटल के कमरे में तो थान ने उनकी नब्ज चेक करने के लिए अपना हाथ उठाया। प्रेसिडेंट वुंग ने ऑर्डर दिया, मैं तुम्हें सिर्फ आज का दिन दे रहा हूं। अगर आज के अंत तक मेरे पिता की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो तुम धोखेबाजों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसने ओल्ड मास्टर वुंग की हालत देखी और मुस्कुराया। डिवाइन डॉक्टर ली ने तो थान के लिए गुहार लगाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट वुंग, आपके पिता की बीमारी जटिल है और उसे हल करना मुश्किल है। एक दिन असंभव है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें और समय दें।
उसने मुस्कुराया। उसके हाथ में धीरे से एक एक्यूपंक्चर सुई आई। जब उसने कहा, अगर कोई और होता तो ये बीमारी सच में देवताओं के भी बस की नहीं होती। हालांकि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उसकी आवाज जारी रही, मेरे यहां होने पर तुम्हें एक दिन की जरूरत नहीं है। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है उतना ही काफी है। उसने सुई ओल्ड मास्टर वुंग के माथे में डाल दी। बूढ़े आदमी की आंखें एकदम से खुल रहीं। ओल्ड मास्टर वोंग एकदम से उठ बैठे, खून की उल्टी करते हुए। प्रेसिडेंट वोंग घबराहट में चिल्लाए, पापा, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? वो अचानक खून की उल्टी क्यों कर रहे हैं? लिन लाकंज इस स्थिति से डर गया। उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसने मुड़कर चिल्लाया, मुझे पता था, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आदमियों! ओल्ड मास्टर वोंग बेहोश दिख रहे थे और उन्होंने हल्की सी चीख मारी। एक गार्ड जल्दी से एक व्हीलचेयर अंदर लाया। उसके पीछे एक और गार्ड दौड़ता हुआ आया। उन्होंने जल्दी से उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया और बाहर ले गए। प्रेसिडेंट वोंग ने पीछे से चिल्लाया, तुम बस इंतजार करो, कल मैं लोगों को ये जगह सील करवा दूंगा और मंच परिवार भी इससे बच नहीं पाएगा। उसने उनकी जाती हुई पीठ को देखा और जवाब दिया, ये देखते हुए कि तुम में अभी भी थोड़ी पिता भक्ति है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। मैंने जो अभी किया वो उन्हें थोड़ा ठीक करने के लिए काफी था। अगर तुम पूरा इलाज चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन के अंदर आकर मुझसे भीख मांगनी होगी। उस आदमी ने अपना सर घुमाया और जवाब दिया, सपने में भी नहीं। दरवाजा जोर से एक झटके के साथ बंद हो गया। कार में प्रेसिडेंट वोंग अपने पिता को सहारा दे रहे थे, मन ही मन सोचते हुए, वो बच्चा अभी बहुत गुस्सा दिला रहा था और वो डिवाइन डॉक्टर लाए वो सब झोला छाप हैं। अचानक ओल्ड मास्टर वोंग लगातार खांसने लगे। उसने चिंता से पूछा, पापा, आप कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, लगता है मुझे अब उतना बेचैन नहीं लग रहा है। ओल्ड मास्टर वुओंग ने अविश्वास से अपने शरीर को महसूस किया। लगता है मेरे शरीर में भी काफी ताकत वापस आ गई है। क्या डिवाइन डॉक्टर ली ने मुझे बचाया? उसका बेटा अभी भी उसे चिंता से देख रहा था। बूढ़े आदमी ने प्रेसिडेंट वुओंग का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, बेटा, मुझे किसने बचाया? तुम्हें उनका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे लगा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। वो घबराहट में हकलाया, मैं। इस बीच मोंग तुओंग ग्रुप के नीचे तो थान अपने हाथ में रखी चीज को गौर से देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। मोंग तुओंग ग्रुप के नीचे मैंने आसपास देखा है और मैंने सभी बेसिक जड़ी बूटियां खरीद ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ हाई क्वालिटी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने उस पल को याद किया, बस यही है। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा और कुछ कॉर्डिसेप्स और हिरन का सींग भी दे दूंगा। बस इतना है कि मुझे अचानक एक आध्यात्मिक जिनसिंग की जड़ मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। जब वो अभी भी सोच रहा था, एक सुपर कार तेजी से आई और उसके सामने रुक गई। हान नी ने उसे पुकारा, तो थान। उसने उसे देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हें नए कपड़े खरीदने के लिए नहीं कहा था, तुम अभी भी ऐसे कपड़ों में क्यों हो? तो थान ने इसे छिपाने के लिए मजबूरन मुस्कुराया, आह, मैं भूल गया। उसके सवाल ने उसे पैसे याद दिला दिए। मैंने सारे पैसे जिनसिंग खरीदने में इस्तेमाल कर लिए। उसने आहें भरी और उसे बुलाया, छोड़ो, कार में बैठो, वरना हमें देर हो जाएगी। उसे देखकर ट्रुआंग डोंग ने एक तिरस्कार भरी नजर डाली और उससे पूछा, ओ हान्नी, ये गवार कौन है? नीले बालों वाली महिला ने भी उसे हैरत से पूछा, मैंने सुना है तुम जल्द ही शादी कर रही हो, ये तुम्हारा पति तो नहीं हो सकता, है ना? इस बीच वो अपना सामान ट्रंक में रखने के लिए पीछे गया। उस आदमी ने उस पर तंज कसते हुए मुस्कुराया, मजाक मत करो, हन्नी के दिमाग में सिर्फ काम रहता है, उसे पति कहां से मिलेगा? सही कहा ना हन्नी? उसने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। नींद आने का नाटक करते हुए हल्की सी उबासे ली। तो थन आगे बढ़ा और कार का दरवाजा खोला। त्रियोंग डोंग ने अपना तिरस्कार जारी रखा, कहते हुए, इसके अलावा हन्नी मन परिवार की अनमोल बेटी है। वो भला किसी गनवार के प्यार में कैसे पड़ सकती है जो न जाने कहां से निकला है? हाँ, वो कार में बैठा, धीरे से दरवाजा बंद किया और जवाब में एक मुस्कान दी। हन्नी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, वो कानूनी तौर पर मेरा पति है। ये तो थन है। तुम सब बात कर सकते हो, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूं। उसने कहा, इतना दिखावा। त्रियोंग डोंग ने परेशानी से भौं में सिकोड़ी। हन्नी? उसने जवाब में मुस्कुराया, तुमने सुना नहीं? उसने कहा कि वो आराम करना चाहती है। उस आदमी ने नाखुशी से चिल्लाया, तुम आखिर हो कौन? जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में बोलने की तुम्हारी बारी कब आई?
उसने शांति से जवाब दिया, मेरी पत्नी आराम करना चाहती है। मैं शोर करने वाले को चुप रहने के लिए कह रहा हूं। कोई समस्या है? तुम? वो आदमी गुस्से में था लेकिन जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ चिल्लाकर कह सका, तुम। त्रियोंगडोंग आगे की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसने अपना हाथ अपनी आस्तीन में डाला, बड़बड़ाते हुए, गनवार कितनी बदतमीजी से बात करता है। उसने अपनी आस्तीन से एक एक्यूपंक्चर सुई निकाली, सोचते हुए, ये बच्चा फिर से दिखावा कर रहा है। मेरे पास ये सुई है जो मैंने थनसोनटांग से खरीदी थी। बस एक एक्यूपॉइंट में चुभोने से वो अपना कंट्रोल खो देगा और शर्मिंदा होगा, और ये सुई तुरंत पिघल जाएगी बिना कोई निशान छोड़े। त्रुंगडोंग ने सुई पीछे की तरफ फेंकी। सुई उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। उसने खुशी से सोचा, मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत? मैं तुम्हें बेवकूफ बना दूंगा। तो थॉन ने अपनी तरफ आती सुई पर एक नजर डाली और सोचा, ओह। उसने नींद आने का नाटक किया और एक लंबी उबासी के साथ आलसी होकर अंगड़ाई ली, जिससे सुई ऊपर की तरफ उड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, बर्फ से बनी एक्यूपंक्चर सुई लोगों को अदृश्य रूप से नुकसान पहुंचाती है। कितना घिनौना तरीका है। सुई ऊपर उड़ी, कुछ बार घूमी और फिर त्रुंगडोंग को जा लगी। उसके विचारों का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में इसका स्वाद तुम खुद चखो। अचानक एक तेज चीख ने हान्नी को जगा दिया। यंग मास्टर त्रुंग! वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थी। ये कैसे? उसने डर से अपनी जांघ की तरफ देखा और चिल्लाया। नीले बालों वाली महिला ने गीले दाग को देखा और चिल्लाई, बदबू आ रही है। कार में बैठे सभी लोग जल्दी से बाहर निकल गए। हान्नी की आवाज पीछे से आई, सब लोग पहले कार से बाहर निकलो। यंग मास्टर त्रुंग, कार अब तुम्हारी है। उसने मुड़ा और आगे कहा, अपनी पैंट बदलने का कोई तरीका निकालो। हम सड़क के उस पार तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो कांपने लगा और चिल्लाया, तो थान। उसने मुड़कर जवाब दिया, त्रुंगडोंग गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कार का दरवाजा पकड़ लिया। जैसे ही वो चार्ज करने वाला था, उसने तेजी से कार का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसने बिना रिएक्ट किए पूरा झटका झेला। त्रुंगडोंग ने दर्द से अपनी छाती पकड़ ली। तोथान ने अपने हाथ झड़के और अपने पीछे पुकारा, कितना घिनौना है। वो हैरात से उसके पास आई। हन्नी उसके पास झुकी और धीरे से बोली, आखिर हुआ क्या? ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? उसने उसकी नजरों से बचकर जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। शायद यंग मास्टर त्रुंग बूढ़े हो रहे हैं, उनकी किडनी कमजोर है और वो रोक नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पेशाब कर दिया। उसने मुड़कर हैरात से पूछा, तो उसने तुम पर हमला क्यों किया? उसने उसे जवाब दिया, कौन जाने, कहते हैं मारना प्यार की निशानी है और डांटना प्यार का इजहार। शायद उसे मुझसे कोई गुप्त प्रेम है। उसने हल्की सी आहें भरी। उसके चेहरे पर साफ थकान दिख रही थी जब उसने उसे याद दिलाया, हे, ध्यान दो, उसे नाराज मत करना। दादाजी के ग्रुप से हटने के बाद कंपनी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है। हमें इस पार्टी का इनविटेशन लेने के लिए त्रुंगडोंग पर निर्भर रहना होगा। आगे के कोलैबोरेशंस के लिए भी हमें त्रुंगडोंग की मदद की जरूरत होगी। तो थान ने अचानक अपनी नाक रगड़ी और बुड़बुड़ाया, यू से नाराज नहीं कर सकते। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है। एक और कार आई और ड्राइवर ने धीरे से त्रुंगडोंग को पुकारा, यंग मास्टर। वो उसकी कार से उतरा और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने उसे घमंड से देखा। हानी, हालांकि मेरा त्रोंगथी ग्रुप तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ अनपेक्षित हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरा बाहर जाना ठीक रहेगा। चलो, आज की पार्टी छोड़ देते हैं। उसकी बातें सुनकर हान ही ने अपना माथा पीटा और सोचा, बहुत अच्छा, अब ना सिर्फ हम पार्टी में नहीं जा सकते, बल्कि त्रोंगथी ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन भी शायद प्रभावित होगा। जब वो अभी भी सोच रही थी, तो थान ने सुझाव दिया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर रात के बाद सवेरा होता है। क्यों ना मैं पहले जाकर थियनटाई ट्रेडिंग से वो 1 मिलियन वसूल कर लूं? उसने अपनी भौहें कस लीं, उलझन में पूछते हुए, थियनटाई ट्रेडिंग? तुम्हें उसके बारे में किसने बताया? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मुद्दा और आगे बढ़ा। उसकी आवाज पीछे से आई, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत है। ये नहीं चलेगा। मैं अभी भी एक बड़ी बहन के झुकने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे निश्चित रूप से इसकी चिंता करनी होगी। हान ही ने हैरान से पूछा, एक बड़ी बहन? कौन? तो थान मुड़ा। उसकी आंखें मजबूत थीं जब उसने उसे देखा और पक्का किया। संक्षिप्त में,
आज काम खत्म होने से पहले मैं निश्चित रूप से वो 1 मिलियन वापस ले आऊंगा। तुम निश्चिंत रह सकती हो। उसने चिंता से चिल्लाया, हे तुम, मैं लू हम उआन को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, कोई परेशानी मत करना। उसने कोमलता से जवाब दिया, समझ गया। थोड़ी देर बाद थियंताई ट्रेडिंग के ऑफिस में तो थान और हामुआन ऑफिस में बैठे थे। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप था। माँ दाओ ने पूछा, मोंग तुओंग ग्रुप ने तुम दोनों को यहाँ पैसे वसूलने के लिए भेजा है? उसने अपने होंठ चाटे। उसकी नजर शैतानी थी जब उसने आगे कहा, तुम थियंताई ट्रेडिंग से पैसे वसूलना चाहते हो? माँ दाओ से, इस सुंदर लड़की को 1 हफ्ते तक मेरे साथ सोने दो और मैं शायद इस पर विचार करूंगा, वरना। उसकी आवाज जारी रही, तुम्हें उस पैसे का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। उसने चिंता से चिल्लाया, हे तुम, मैं लू हम उआन को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, कोई परेशानी मत करना। उसने कोमलता से जवाब दिया, समझ गया। थोड़ी देर बाद थियंताई ट्रेडिंग के ऑफिस में तो थान और हामुआन ऑफिस में बैठे थे। उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप था। माँ दाओ ने पूछा, मोंग तुओंग ग्रुप ने तुम दोनों को यहाँ पैसे वसूलने के लिए भेजा है? उसने अपने होंठ चाटे। उसकी नजर शैतानी थी जब उसने आगे कहा, तुम थियंताई ट्रेडिंग से पैसे वसूलना चाहते हो? माँ दाओ से, इस सुंदर लड़की को 1 हफ्ते तक मेरे साथ सोने दो और मैं शायद इस पर विचार करूंगा, वरना। उसकी आवाज जारी रही, तुम्हें उस पैसे का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। उसने अपना कान साफ किया और शांति से बोला, सांस बर्बाद करने का क्या फायदा? क्या होगा अगर मैं कहूं कि अगर मुझे आज वो पैसे मिल गए तो तुम पर एक बड़ी आफत आएगी? माँ दाओ ने गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम बच्चे ये किसका इलाका समझते हो? उसके इशारे को सुनकर बॉडीगार्ड्स तुरंत उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने कहा, तुमने प्रेसिडेंट माँ को नाराज किया है, बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ। और यहाँ एक सुंदर लड़की भी है तो हम तुम पर नरमी बरतेंगे। तो थैन एक शांत चेहरे और तेज केंद्रित सुनहरी आंखों के साथ पलटवार करने के लिए तैयार था। बिना हिचकिचाए उसने एक शक्तिशाली लात मारी जिसे भूरे बालों वाले आदमी ने पूरी ताकत से झेला। उसका चेहरा दर्द और हैरानी से बिगड़ गया जब वो चिल्लाया, फिट! लू हमूअन एक तरफ खड़ी हैरान थी, उसे इतनी जल्दी हरकत करने की उम्मीद नहीं थी। तो थैन शक्तिशाली लात ने भूरे बालों वाले आदमी को दौड़ते हुए आदमियों की भीड़ में फेंक दिया, जिससे वो लुढ़क गए। आउच! वो शांत खड़ा रहा। लात मारने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उसी समय ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला और एक शख्स दौड़ता हुआ अंदर आया। डिवाइन डॉक्टर, तो आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। माँ दाओ ने नए आए शख्स को देखा, खड़ा हुआ और हैरानी से चिल्लाया, प्रेसिडेंट वोंग, आप यहाँ क्यों हैं? प्रेसिडेंट वोंग, जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, उसने उसे देखा और संदेह से पूछा, माँ दाओ, ये क्या है? उसने मजबूरन हंसी, प्रेसिडेंट वोंग की चापलूसी करते हुए। ये बस एक छोटा सा हादसा है। मैंने प्रेसिडेंट वोंग के सामने खुद को बेवकूफ़ बना लिया है। फिर वो मुड़ा और अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया, यहाँ कुछ और लोगों को भेजो और इस आदमी को मेरे लिए बाहर फेंक दो। वो प्रेसिडेंट वोंग की तरफ एक झूठी मुस्कान के साथ मुड़ा और समझाया, जबकि तोथान चुपचाप उसे एक ठंडी नज़र से देख रहा था। प्रेसिडेंट वोंग, माफ़ी चाहता हूँ, मैं बस कुछ परेशान करने वाली मक्खियों से निपट रहा हूँ। ये 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना आप पास के कॉन्फ्रेंस रूम में इंतज़ार करें। प्रेसिडेंट वोंग ने उसे नज़रअंदाज किया, अपना ध्यान तोथान की तरफ किया और शालीनता से बोला, एक जांचने वाले और मददगार टोन में, ओह, मैं सोच रहा हूं कि क्या डिवाइन डॉक्टर तो का इस तरफ से कोई झगड़ा है। शायद मैं इसे सुलझाने में मदद कर सकता हूं। मैं एक विनम्र आदमी हूं जो एक कंपनी चलाता है और इस जगह को वोंग थी ग्रुप की सहायक कंपनी माना जा सकता है। उसकी बातों से माँ दाओ उलझन में चिल्लाया, डिवाइन डॉक्टर तो? अगली बातचीत ने माँ दाओ को हैरान कर दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। तो थान ने प्रेसिडेंट वोंग से एक गंभीर टोन में बात की, ऐसा है क्या? तो मैं तुम्हारी इज्जत रखता हूं। ये कंपनी मेरी पत्नी की कंपनी को 1 मिलियन उधार है, चुकाने से इनकार कर रही है और यहां तक कि हाथापाई पर उतर आई है। क्या तुम इसे निपट सकते हो? उसकी बातें सुनकर प्रेसिडेंट वोंग ने माँ दाओ के चेहरे पर सीधा एक मुक्का मारा। उसने पूरी ताकत से मुक्का झेला। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन डॉक्टर तो से हिसाब चुकाने की कोशिश करने की?
भारी मुक्के से हैरान उसका भारी शरीर जमीन पर गिर गया। रोते हुए आंखों से उसने अपना गाल पकड़ा और दर्द से चिल्लाया, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वोंग, ये गलतफहमी है, मुझे नहीं पता था कि वो आपको जानते हैं। प्रेसिडेंट वोंग ने कोई रहम नहीं दिखाया, उसकी पीठ पर एक और भारी लात मारी, चिल्लाते हुए, जल्दी से डिवाइन डॉक्टर तो को पैसे दो। दर्दनाक लात से मां दाओ की नाक बहने लगी और वो सिसकते हुए जल्दी से आदेश का पालन किया। हाँ हाँ। हुक्म ना मानने की हिम्मत ना करते हुए वो जोर से घुटनों के बल बैठ गया। उसका सर तो थान की तरफ हल्का सा झुका हुआ, दोनों हाथों में एक चेक पकड़े हुए और उसे लेने के लिए मिन्नत कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए डिवाइन डॉक्टर, तो मैं अंधा था और आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। ये वो कर्ज है जो थियनताई ट्रेडिंग ने आपको देना था, साथ में मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा भी, कृपया इसे स्वीकार करें। तोथान ना गुस्से में ना खुश एक शांत आवाज में बोला, सेक्रेटरी लू की तरफ इशारा करते हुए, पैसे सेक्रेटरी लू को दे दो। मां दाओ ने जल्दी से पालन किया, देरी करने की हिम्मत ना करते हुए, हाँ हाँ। जब ये हो गया वो अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा हो गया, प्रेसिडेंट वोंग को देखते हुए और शांति से पूछते हुए, तुम यहाँ अपने पिता के लिए आए हो है ना? मुझे एक पेन और कागज दो, मैं तुम्हें एक नुस्खा लिख दूंगा। दूसरे आदमी ने जल्दी से हामी भरी, हाँ। वो पलटा और पास में खड़े मां दाओ को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा, ठंडे से ऑर्डर देते हुए, अभी एक पेन और कागज लाओ। पूरा कमरा शांत हो गया, किसी के हिलने की हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ तोथन के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी जब वो ओल्ड मास्टर वोंग के लिए नुस्खा लिख रहा था। खत्म करने के बाद उसने नुस्खा आगे फेंक दिया। बस इस नुस्खे का पालन करो, इसे अपने पिता के लिए दिन में 3 बार उबाल कर पिलाओ। प्रेसिडेंट वोंग, जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और खुशी से शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद मास्टर। अपना काम खत्म करने के बाद भी तोथन दूसरों को नहीं भूला। उसकी आवाज धीमी हो गई, पास में पीले पड़े चेहरे वाले मां दाओ को चौंकाते हुए। जहां तक इन लोगों का सवाल है, तोथन ने शांति से एक वाक्य कहा, तुम इसे जैसा ठीक समझो वैसा कर सकते हो। प्रेसिडेंट वोंग के मजबूत जवाब ने मां दाओ को, जो उसके पीछे था, बेचैन कर दिया। हाँ। प्रेसिडेंट वोंग ने घूरा और तेजी से पलटा। उसकी आवाज अधिकार से भरी हुई थी जब उसने उसे आदेश दिया, आज से तुम में से किसी को काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निकाल दिया गया है। तेज नजर ने मां दाओ को ठंडे पसीने से भिगा दिया। नहीं प्रेसिडेंट वोंग। ठंडी आवाज जारी रही, जिससे मां दाओ घुटनों के बल गिर गया। मैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, अब से थिएनथुई सिटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। उसका चेहरा राख जैसा हो गया जब उसने कमजोर आवाज में गुहार लगाई, कृपया मुझे एक मौका दें प्रेसिडेंट वोंग। प्रेसिडेंट वोंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाए, इशारा करते हुए और चिल्लाते हुए, निकल जाओ। वो गुहार लगाता रहा, लेकिन पास के गार्ड ने उसे तुरंत रोक दिया और पास आने नहीं दिया। प्रेसिडेंट वोंग। जब हंगामा शांत हो गया, प्रेसिडेंट वोंग ने अपनी जेब में हाथ डाला, जो उसने पहले से तैयार किया हुआ था, उसे निकाला और उसे दे दिया। डिवाइन डॉक्टर टो, आज मेरे पिता का 80th बर्थडे है। वोंग थी ग्रुप एक जश्न की तैयारी कर रहा है। उसने सम्मानपूर्वक इनविटेशन और कार्ड्स तोथन को पेश किए। उसके हाथ थोड़े ऊपर उठे हुए, चेहरे पर एक कोमल मुस्कान अभी भी थी। आपके शुक्रिया, हमें इस दिन को मनाने का मौका मिला है। मेरे पिता आपको अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या आपके पास समय है? प्रेसिडेंट वोंग ने आगे कहा, और ये कार्ड, इस कार्ड के साथ आप अब से हमारे वोंग थी ग्रुप के एक सम्मानित अतिथि होंगे। उसने मन ही मन सर हिलाया। ओल्ड मास्टर वोंग की जन्मदिन की पार्टी? तो ये वही इनविटेशन है जिसे मनहानी इतनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश कर रही थी। क्या इत्तेफाक है, मुझे ये बिना किसी मेहनत के मिल गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने आराम से प्रेसिडेंट वोंग से इनविटेशन स्वीकार किया। ऐसे में मुझे जरूर स्वीकार करना चाहिए, धन्यवाद। प्रेसिडेंट वोंग जोर से हंसे, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं जब उन्होंने जोश से जवाब दिया, हा हा हा, ये मेरा सौभाग्य है कि डिवाइन डॉक्टर तो इसे स्वीकार करते हैं। सब कुछ तय हो जाने के बाद तोथन दरवाजे से बाहर निकल गया, सेक्रेटरी लू को अपने साथ वापस आने के लिए बुलाते हुए। छोटी लू, चलो, वरना प्रेसिडेंट मन इंतजार करते करते गंजे हो जाएंगे। लू हाम उआन उसके पीछे जल्दी से चली। ओके। उसके साथ वाले शख्स को देखते हुए प्रेसिडेंट वोंग मन ही मन सोचने लगे। उनकी आंखों में एक विचार की झलक थी।
ये मोंग तुंग ग्रुप की सेक्रेटरी लू नहीं है क्या? उन्होंने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। उनके विचार साफ होते जा रहे थे, जैसे कि वो कुछ हिसाब लगा रहे हों। मन हाओ के अंतिम संस्कार में डिवाइन डॉक्टर तो और मन हाओ की पुरानी दोस्ती लग रही थी। अब मन हान्ने की सेक्रेटरी उनके साथ है। लगता है मन परिवार और डिवाइन डॉक्टर तो के बीच रिश्ता बहुत गहरा है। उनके विचार वहीं नहीं रुके। वापस जाकर मुझे पापा को इस बारे में बताना होगा और अपने साझेदार के चुनाव पर दोबारा विचार करना होगा। मन परिवार के विला के मुख्य हॉल में लाम माइकी बाहें क्रॉस करके इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी को अंदर आते देखा, उसने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही सुन लिया है, तुम्हारा उस स्ट्रॉन्ग डोंग बच्चे से झगड़ा हुआ था, है ना? मन हान नी को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, खैर आप ऐसा कह सकती हैं। उसने उसे नजरअंदाज किया और सीधा कुर्सियों की तरफ चली गई। उसके लापरवाह रवैये ने उसकी मां को और भी गुस्सा दिला दिया। मैं सच में नहीं समझती कि तुम क्या सोच रही हो। तुम जानती हो कि ट्रुओंग डोंग हमारे लिए एक साझेदार के रूप में कितना जरूरी है, फिर भी तुमने आराम से उसे नाराज कर दिया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मुझे परवाह नहीं कि क्या हुआ, हम वोंगथी ग्रुप की पार्टी मिस नहीं कर सकते। जब मां और बेटी दोनों बैठ गए, तब भी उसकी आवाज बंद नहीं हुई। उसने अपना माथा मलते हुए थक कर आंखें बंद कर लीं। अब तुम यंग मास्टर ट्रुओंग को फोन करो और उसे बाहर बुलाओ, हम जाकर उससे मिन्नत करेंगे। लाम माइकी लगातार पीछे पड़ी रही, कुछ ऐसा कहते हुए जिससे उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें भी एक अच्छा सा आउटफिट पहन लेना चाहिए, शायद यंग मास्टर समझौता कर ले। मन हान्नी ने गुस्से से उसे बीच में टोका। माँ, मैंने आपसे कहा है, आपको कंपनी के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। ट्रुओंग डोंग के साथ मेरे बिजनेस के लिए मेरे अपने प्लान्स हैं। क्या आप कृपया मेरे निजी मामलों में दखल नहीं दे सकती? पीछे हटने को तैयार ना होते हुए उसने मजबूती से जवाब दिया, तो तुम पूरी समस्या खुद ही सुलझाओ। वोंगथी ग्रुप से इन्विटेशन लेने का कोई तरीका निकालो। लाम माइके के तर्क ने उसे गुस्सा लेकिन लाचार कर दिया। हकलाते हुए, मैं अचानक दरवाजा झटके से खुला। तो थान और सेक्रेटरी लू अंदर आए। उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बातचीत में दखल दिया। मैं 1 मील दूर से तुम दोनों को झगड़ते हुए सुन सकता था। उसके पीछे सेक्रेटरी लू ने खुशी से इनविटेशन उठाया। प्रेसिडेंट मान, हमें वोंगथी ग्रुप से इनविटेशन मिल गया। मां और बेटी ने तो थान को संदेह से देखा। उनके चेहरे पर साफ हैरानी थी। जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं और चिल्लाईं, क्या? इसे नजरअंदाज करते हुए लाम माइके सेक्रेटरी लू के पास दौड़ी। उत्सुकता से विवरण पूछने लगी। क्या ये सच में वोंगथी ग्रुप का इनविटेशन है? तुम्हें ये कैसे मिला? वो जल्दी में नहीं थी, शांति से समझाते हुए, तो थान को ये मिला है। वोंगथी ग्रुप के चेयरमैन उनका बहुत सम्मान करते हैं। सेक्रेटरी लू की बातों ने मां और बेटी को हैरान कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। उनकी आंखें शक से भरी हुई थीं और उन्होंने एक साथ चिल्लाया, तोथान। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके अपनी मुद्रा बनाए रखी, तोथान को एक व्यंग्यात्मक अंदाज में देखते हुए। उसके जैसा एक गनवार वोंगथी ग्रुप के चेयरमैन को कैसे जान सकता है? फिर वो सेक्रेटरी लू की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या उसने तुम्हें हमसे मजाक करने के लिए रिश्वत दी है? हानी चुपचाप और सोच में रही। उसने तोथान की तरफ से सफाई दी, उसे गलत फहमी से बचाते हुए। मैंने जो भी कहा वो सच है। शायद आप तोथान पर विश्वास न करें, लेकिन क्या आप मुझ पर भी विश्वास नहीं करती? हम ओवान ने आगे कहा, देखिए, थियरताई ट्रेडिंग ने हमें पैसे वापस कर दिए हैं। लाम माइके ने जल्दी से चेक छीन लिया। ये देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उनके समझौते को याद करते हुए। क्या ये नहीं है कि आंटी लाम ने अभी तक मुझे प्रणाम नहीं किया है? आपको अपना वादा निभाना होगा, है ना? उसकी बातों ने मन हन्नी को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रणाम? किस लिए प्रणाम? उसने चेक उठाया, हर शब्द को गौर से देखते हुए। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो तोथान की कही हुई बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। क्या ये चेक असली है? तुमने इसे कहीं से ढूंढकर हमें धोखा देने के लिए तो नहीं लाए हो? उसके विपरीत मन हन्नी ने लू हम उवान को गले लगा लिया, बहुत खुश और प्रसन्न। मुझे विश्वास है कि हम उवान झूठ नहीं बोलेगी। अगर इनविटेशन की समस्या हल हो गई है तो चलो अब वोंगथी ग्रुप की पार्टी में चलते हैं। हालांकि उसने मामला सुलझा दिया था, लम माइक्य अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रही थी।
उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाते हुए उसकी आवाज मजबूत थी। नहीं। मनहन्नी के सामने खड़े होकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और आदेश दिया। मैंने पहले ही यंग मास्टर ट्रुओंग को फोन कर दिया है। उसने कहा कि वो हमें बाद में लेने आएगा, तुम नहीं जा सकती। और बर्दाश्त ना कर पाते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने रास्ते में आने वाले हाथों को जोर से धकेल दिया और गंभीरता से बोली, क्या आप कृपया मेरे मामलों में दखल देना बंद कर सकती हैं? मेरा अब ट्रुओंग डोंग से कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में भी यही रहेगा। उसकी नज़र मजबूत थी, उसकी आवाज़ साफ। अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप यहाँ रहकर अपने ट्रुओंग डोंग का इंतजार कर सकती हैं। सब कुछ देखते हुए तो थान मुस्कुराया। उसकी तरफ उसकी नज़र नरम हो गई, पानी की तरह कोमल। मनहन्नी ने अपना हाथ हिलाया, ग्रुप को आगे ले जाते हुए। हमवान, तोथान, चलो। जाने से पहले तोथान उसके पास से गुजरा एक व्यंग्यात्मक अर्थपूर्ण टिप्पणी करना नहीं भूला। अगली बार जब हम मिलेंगे प्रणाम करना मत भूलना आंटी लाम। लाम माइकी ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखें गुस्से से बैंगनी ऐसी लग रही थीं जैसे वो सब कुछ फाड़ देना चाहती हो, अपने मन में उसे अनंत श्राप देते हुए। कमीने तोथान, ये सोचने के लिए कि हन्नी उस गंगवार पर विश्वास करना चुनेगी मेरे बजाय। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दांत पिस रहे थे जब वो उन तीनों की जाती हुई पीठ को घोर रही थी। उस बदमाश ने जरूर हन्नी को कोई दवा दी है उसे मोहित करने के लिए। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उसने पहले ही हन्नी को मेरे खिलाफ इस तरह कर दिया है। आगे क्या होगा? मुझे उस गंगवार को बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उन तीनों को दूर जाते देख वो गुस्से से चिल्लाई, उनके साथ जाने के लिए उनके पीछे भागते हुए। हन्नी, मेरे लिए रुको। वोंग थी ग्रुप के होटल में जगह बेहद आलीशान और शानदार थी, जो हमेशा मौजूद सुरक्षा गार्ड्स और भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक से घिरी हुई थी। अचानक दो सुंदर महिलाएं चमकदार, आकर्षक सुनहरी पोशाकों में दिखाई दीं, जो मोहक और लुभावनी थीं। उसी समय एक अनपेक्षित आवाज सुनाई दी, ओ प्रेसिडेंट वोंग, एक सम्मान, एक सम्मान। एक और आवाज ने जवाब दिया, छोटे ली, तुम भी यहां हो। उनके पीछे एक चिकना सुंदर सूट और एक चमकदार शाम का गाउन था, जो एक जीवंत नीले रंग का था और जिसमें धीरे धीरे एक क्लीवेज दिख रहा था। वही आवाज फिर से सुनाई दी, हाँ, मैं ओल्ड मास्टर वोंग के जन्मदिन पर कैसे नहीं आ सकता। चारों शानदार कपड़े पहने हुए लोग कोई और नहीं बल्कि तोथान का ग्रुप थे, जो ओल्ड मास्टर वोंग के जन्मदिन की पार्टी में प्रवेश कर रहे थे। दूसरी तरफ बातचीत जारी थी। मैंने सुना है ओल्ड मास्टर वोंग जन्मदिन की पार्टी के दौरान अपने सहायक साझेदार की घोषणा करना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा परिवार भाग्यशाली होगा। ये बातचीत दूसरी तरफ ट्रुओंग डोंग के ग्रुप से आ रही थी। अपने स्टेटस के कारण उसके आसपास हमेशा अनुयायियों की भीड़ रहती थी। उनमें से एक ने पूछा, भाई ट्रुओंग, उस मनहन्नी का क्या? वो आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? ट्रुओंग डोंग ने गमन से अपने कंधे उचकाए और कहा, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि यही शब्द उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। उस तरह की औरत मैं पहले ही उसके साथ खेलकर थक चुका हूं। वो देखने में कुछ खास नहीं है और उसे अपनी जगह नहीं पता। दुर्भाग्य से तोथान के ग्रुप ने उसकी हर बात सुन ली। लू हाम उआन के दिल में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन उसने इसे दबाने की कोशिश की, मन ही मन सोचते हुए, ये त्रुओंग डोंग बहुत ज्यादती कर रहा है। साफ सुनने के बावजूद लाम माइकी ने अपनी बेटी का पक्ष बिल्कुल नहीं लिया। इसके बजाय उसने त्रुओंग डोंग के ग्रुप का पक्ष लिया। उसकी बातों ने लू हाम उआन को भावें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग क्या समझते हो? बिजनेस की दुनिया में अनुकूल बनने की क्षमता ही मायने रखती है। उसने जल्दी से दूसरे ग्रुप से बातचीत शुरू करने के लिए अपना हाथ उठाया। ओ यंग मास्टर त्रुओंग, बहुत समय हो गया। हमारी हन्नी हर दिन आपके बारे में बात करती है। आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? दूसरी तरफ ने भी उसे पहचान लिया और पूछा, क्या ये आंटी लाम है? जैसे ही उन्होंने मंछन्नी को देखा, उन्होंने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। उनका अंदाज अश्लील और अनुचित था। ओ, ये छोटी प्रेसिडेंट मंच नहीं है क्या? आप यहाँ बिना इनविटेशन के क्या कर रही हैं? एक और ने बीच में कहा, जरूर तुम भाई त्रुओंग से सुलह करने आई हो, है ना? भाई त्रुओंग कोई बिना इनविटेशन के पार्टी में आने का सोच भी कैसे सकता है? हिम्मत पाकर त्रुओंग डोंग ने चालाकी से हंसा और आगे कहा,
मंचहन्नी, तुम्हारी माँ के लिए, जब तक तुम मुझसे थोड़ी ईमानदारी से माफी मांगती हो मैं शायद गुस्सा ना करूं। लाम माइकी ने तुरंत उसकी चापलूसी की। मुझे पता था यंग मास्टर त्रुंग सबसे उदार व्यक्ति हैं। फिर वो पीछे मुड़ी, उसे सर झुकाकर माफी मांगने का आदेश देते हुए। हन्नी, जल्दी से माफी मांगो, यंग मास्टर त्रुंग को मसाज दो। मंचहन्नी ने सब कुछ और सबको नजरअंदाज कर दिया। वो बस अंदर चली गई, सबको वहीं खड़ा छोड़कर। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी लापरवाही ने त्रुंग डॉन के ग्रुप को हैरान कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें इस तरह नजरअंदाज कर देगी। उसकी आंखें परेशानी से भरी हुई थीं। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। तो थान ने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी, उसे एक मजाकिया नजर देते हुए। यंग मास्टर त्रुंग, मैं कई सालों से डॉक्टर हूं। मैं सिर्फ एक नजर में बता सकता हूं कि आपकी हालत क्या है। मेरी सलाह मानिए। अगर आप अभी भी एक वयस्क होकर अपनी पैंट गीले कर रहे हैं, उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से अपना निदान बताया, तो ये किडनी की कमजोरी है। आपको इसे ठीक करने की जरूरत है। त्रुंग डोंग के आसपास हंसी फूट पड़ी जब भीड़ ने उसकी पैंट गीले करने का मजाक उड़ाया, जिससे वो वहीं जम गया। उसका चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। क्या यंग मास्टर त्रुंग ने अपनी पैंट गीली कर दी? क्या यंग मास्टर त्रुंग को किडनी की कमजोरी है? क्या यंग मास्टर त्रुंग ने किडनी की कमजोरी के कारण अपनी पैंट गीली कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट मन ने इसी वजह से उन्हें छोड़ दिया? त्रुंग डोंग गुस्से से कांपने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी गुस्से भरी नजर उसकी पीठ का पीछा कर रही थी, जैसे उसे कच्चा चबा जाना चाहती हो, दांत पीसते हुए। तो थान बाहर शोर के बावजूद सेक्रेटरी लू आगे बढ़ी और लॉबी में रिसेप्शनिस्ट को इनविटेशन पेश किया। हेलो, हमें पार्टी में शामिल होने के लिए वुंगथी ग्रुप से एक इनविटेशन मिला है। ये रहा हमारा इनविटेशन। उसने भी इनविटेशन देखा और हैरानी से भौंवे सिकोड़ी, सोचते हुए, हाँ, मनहन ही के पास वुंगथी ग्रुप का इनविटेशन कब से आने लगा? रिसेप्शनिस्ट ने इनविटेशन लिया और उसे पास से देखने के लिए उठाया, संदेह से पूछते हुए, ये एक इनविटेशन है? मैंने ये डिजाइन पहले कभी क्यों नहीं देखा? रिसेप्शनिस्ट ने सेक्रेटरी लू को शालीनता से झुककर कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे इसकी सूचना अपने मैनेजर को देनी होगी। कृपया थोड़ा इंतजार करें। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, त्रुंग डोंग का ग्रुप हंसी से फूट पड़ा, उनका मजाक उड़ाते हुए। नीले बालों वाले आदमी ने तिरस्कार से हंसा, ओह माय गॉड, कहीं छोटी प्रेसिडेंट मन ने खुद ही एक इनविटेशन ड्रॉ तो नहीं कर लिया? भूरे बालों वाले आदमी ने जल्दी से जोड़ा, मैंने सिर्फ जाली पैसों के बारे में सुना है, जाली टिकट्स के बारे में कभी नहीं। नीले बालों वाले आदमी ने बीच में कहा, कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दिया गया? बेचारी छोटी प्रेसिडेंट मंद। त्रुंग डोंग ने एक कूल पोज बनाया, उसकी तरफ इशारा करते हुए। मनहन नी का चेहरा काला पड़ गया। कोई नहीं बता सकता था कि वो अब क्या सोच रही थी। कितनी शर्मिंदगी की बात है हन्नी, अगर तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मुझसे मिन्नत करो तो मैं सोचूंगा कि तुम लोगों को अंदर आने दूं या नहीं। लैम माइकी ने हिचकिचाई नहीं, उसके पास जाकर त्रुंग डोंग की तारीफ करने लगी, लेकिन मनहन नी वहीं खड़ी रही, उसे नजरअंदाज करते हुए। ओह माय गॉड हन्नी, मैंने तुमसे कहा था कि वो लड़का भरोसेमंद नहीं है, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। जल्दी करो, यंग मास्टर त्रुंग को नाराज मत करो। जब उसका सब्र जवाब दे गया, उसने तुरंत लाम माइकी पर चिल्लाया, माँ, मैंने आपसे कहा मेरे मामलों में दखल मत दो। उसने मुड़ा और उस पर चिल्लाया, ट्रोंग डोंग, मैंने हमेशा हमारे सहयोग संबंध का सम्मान किया है। एक लंबे समय की साझेदारी के लिए सद्भावना और ईमानदारी से काम किया है। तुमने मेरी कार में जो किया, मैंने तुमसे सफाई का खर्च भी नहीं मांगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब तुम पलटकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मनहान नी के होंठ एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में मुड़ गए, एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए जब उसने उसे मिडल फिंगर दिखाई। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो तुम्हें हॉस्पिटल जाकर इसकी जांच करानी चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपनी कार में नहीं बुला रही हूं, और तुम कहते हो कि मैं सही गलत नहीं बता सकती। कितना भ्रमित बेवकूफ है, मैं हंसना नहीं रोक सकती। ये घटना ने लैम माई क्यू को चौंका दिया। प्रेसिडेंट ट्रोंग को नाराज करने के डर से उसने चिल्लाया, हाँ नी। उसके पास खड़ी सेक्रेटरी लू भी उतनी ही हैरान थी। ये महसूस करते हुए कि उसकी वर्तमान हरकतें सच में अनुचित थीं, वो सिर्फ उसका नाम पुकार सकी, छोटी प्रेसिडेंट मन।
उसका तिरस्कार महसूस करते हुए ट्रोन डोंग का चेहरा काला पड़ गया। उसके माथे पर एक नस फड़क रही थी। उसके दांत कसकर बंद थे। उससे एक अंधेरी ऑरा निकल रही थी जो उसके विस्फोटक गुस्से को दर्शा रही थी। तुम? ट्रोन डोंग ने अपना हाथ उठाया। उसका साफ इरादा उसे सबके सामने एक जोर का थप्पड़ मारने का था। तुम मरना चाहती हो? फिर एक पल में एक जोड़ी लंबे पतले हाथों ने उसके खतरनाक हाथ को पकड़ लिया जब वो मारने ही वाला था। वो कोई और नहीं बल्कि तो थान था। उसका हाथ उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था, छोड़ नहीं रहा था। उसका शांत और संयमित व्यवहार ट्रोंग डोंग के गुस्से के बिल्कुल विपरीत था। यंग मास्टर ट्रोंग, किडनी की कमजोरी का इलाज हो सकता है, उसने आगे कहा। उसकी नजर उतनी ही उत्तेजक थी। लेकिन किसी को मारना तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा देगा। मनहान नी ने उस शख्स को देखे बिना नहीं रह सकी जिसने अभी अभी उसे एक खतरनाक स्थिति से बचाया था। वो उसके बारे में अपनी राय बदलने से खुद को रोक नहीं सकी। हार मानने से इनकार करते हुए ट्रोंग डोंग ने अपना हाथ तो थान की पकड़ से छुड़ाया। उसकी आवाज विरोध से गरज रही थी। तो थान, ये फिर से तुम हो? उसने उस पर उंगली उठाई, जोर से अपने अनुयायियों को उसे सबक सिखाने के लिए बुलाते हुए। तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं? पकड़ो इसे। उसके अनुयायियों ने तुरंत तोथान को पीछे से घेर लिया। 3 लोग प्रकट हुए, साफ तौर पर ट्रुंग डोंग का बदला लेना चाहते थे, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार। तभी एक हुक्म भरी आवाज गूंजी जो अफरा तफरी को चीरते हुए आई। हमारे वोंग थी ग्रुप के सम्मानित अतिथि के साथ अशिष्टता करने की हिम्मत कौन करता है? किसी को आते देख ट्रुंग डोंग जोर से हंसा, उसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी सत्ता जताने के लिए चिल्लाना चाहता था। देखा हन्नी, मैं वोंग थी ग्रुप का सम्मानित अतिथि हूं। मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी कि तुमने कहां गलती की। जाओ इसे पकड़ो। अचानक जब ऐसा लग रहा था कि तो थान का ग्रुप मुसीबत में है, एक हाथ अचानक ट्रुंग डोंग के कंधे पर आ गया, जिससे वो हैरान और उलझन में पड़ गया कि क्या हो रहा है। 2 गार्ड्स अचानक प्रकट हुए, जल्दी से ट्रुंग डोंग के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए और उन्हें ऊपर खींच लिया, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। हे, 1 मिनट रुको, मैं वोंग थी ग्रुप का सम्मानित अतिथि हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन सबको इसी तरह काबू में कर लिया गया। ओ ओ ओ, मुझे छोड़ो। मुख्य हॉल के सामने के गेट से एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर निकला। एक सम्मानपूर्वक आवाज सुनाई दी। ये वैंग कॉरपोरेशन का मैनेजर था। आप सबको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। मैनेजर मैंग हन्नी के पास गया, शालीनता से उसके सामने इनविटेशन कार्ड पेश किया और धीरे से पूछा, माफ कीजिए, क्या ये इनविटेशन आपका है? उसने हिचकिचाए नहीं, तुरंत हां में सिर हिलाते हुए, ये हमारा है। मैंग हन्नी ने सूचन पर एक नजर डाले बिना नहीं रह सकी। आखिरकार वही था जो ये इनविटेशन वापस लाया था। वो सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। वैंग कॉरपोरेशन के रवैये को देखते हुए क्या इस इनविटेशन का कोई खास अधिकार हो सकता है? इनविटेशन के मालिक की पहचान की पुष्टि करने के बाद मैनेजर ने तुरंत 90 डिग्री झुककर सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। पहले की गलतियों के लिए मैं माफी चाहता हूं। इस रवैये ने सबको हैरान कर दिया। मुझे माफ कीजिए, ये हमारी लापरवाही थी। हमारे चारों विशिष्ट अतिथियों, कृपया इस तरफ आइए। जो अभी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। ज़ांग डोंग का ग्रुप उनके ठीक पास घुटनों के बल बैठा था। उनकी आंखों में आतंक भरा हुआ था। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं, खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाए। विशिष्ट अतिथि? क्या वो मैंग हान निही के ग्रुप की बात कर रहे हैं? उसने शांति से जवाब दिया। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। आप तकलीफ कर रहे हैं। पीछे चलती हुई लिन मेइची हैरान थी। हम विशिष्ट अतिथि हैं तो वो इनविटेशन असली है। सेक्रेटरी ल्यू ने जल्दी से फिर से पुष्टि की। मैंने आपसे कहा था, वांग कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने इसे खुद सूचन को दिया था। उन तीनों के पीछे वो आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत, उसका व्यवहार आरामदायक, दोनों हाथ अपनी जेबों में, बेहद आकर्षक लग रहा था। जब वो मुख्य हॉल में पहुंचे, सबके अपने अपने विचार थे। लिन मेइची ने अंदाजा लगाया, मुझे लगता है बुधे मास्टर ने चुपके से मदद की। इस आदमी ने बुधे मास्टर पर कैसा जादू कर दिया है। इस बीच मैंग हान निही ने अलग सोचा, ये इनविटेशन साधारण नहीं है। विशिष्ट अतिथियों को प्राप्त करने के बाद मैनेजर घुटनों के बल बैठे ज़ांग डोंग की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज मौत की सजा की तरह गूंजी। और भी
यंग मास्टर ज़ांग, क्योंकि आपने वांग कॉरपोरेशन के विशिष्ट अतिथियों का अपमान किया है, अब से आप और ज़ांग परिवार वांग कॉरपोरेशन द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं। मैनेजर की आंखें ठंडी थीं। ज़ांग परिवार का भविष्य अब तय हो चुका था। वांग कॉरपोरेशन के क्षेत्र में अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत ज़ांग डोंग को उठाया, उसे बिना हिचकिचाए खींच कर ले गए, उसके लगातार चिल्लाने और धमकियों के बावजूद। तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसका जरूर पछतावा होगा। इनविटेशन कार्ड पकड़े हुए, हर डिटेल में उत्तम बनावट को महसूस करते हुए मैनेजर ने मन ही मन सोचा, एक मामूली ज़ांग डोंग इतनी लापरवाही से बोलने की हिम्मत करता है। अभी का इनविटेशन वांग कॉरपोरेशन के एक विशिष्ट अतिथि को जारी किया गया तीसरा ही था। उस कार्ड को रखने वाले व्यक्ति का स्टेटस परिवार के मुखिया के बराबर है। इसके अलावा शायद एक ब्लैक कार्ड भी जारी किया गया था। आखिर सू चन की पहचान क्या है? वांग कॉरपोरेशन होटल में बैंक्वेट हॉल शानदार ढंग से सजा हुआ था, मेहमानों से घिरा हुआ था जो बहुत पहले आ चुके थे। माहौल जीवंत और शानदार था। बैंकेट हॉल में प्रवेश करते हुए सू चेन का ग्रुप धीरे धीरे हॉल के केंद्र की तरफ बढ़ा। एक वेटर इंतजार कर रहा था। सम्मानपूर्वक झुककर सू चेन के ग्रुप को तैयार बैंकेट टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित कर रहा था। हमारे चारों विशिष्ट अतिथियों, कृपया इस तरफ आइए। जैसे ही वो बैठने के लिए एक कुर्सी खींचने वाली थी, ली जुओ की व्यंग्यात्मक आवाज तिरस्कार से भरी मैंग हान नीही की तरफ निर्देशित थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा मैंग परिवार पहले टेबल पर बैठने के लायक होगा। ये देखकर कि पहले से बैठा हुआ शख्स एक परिचित था, उसने अपनी शालीनता बनाए रखी और उसे नमस्ते किया। हम फिर मिल गए। जाओ ली जुओ। वो जुओ युए ग्रुप का प्रतिनिधि था। जाओ ली जुओ। उसने उसके नमस्ते को नजरअंदाज किया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। कितने अफसोस की बात है, ओल्ड मैन मैंग अभी तक मारा नहीं। लगता है तुम्हारा मैंगशान ग्रुप कुछ और दिन फड़फड़ा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें वांग कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर करने का पल देखने दूंगा। उसके तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनकर मैंग हान नीही ने अपना गुस्सा दबाया, गुस्से से अपने दांत पीसते हुए। जाओ ली जुओ। सू चेन पीछे से ने भी उस पर एक नजर डाली। उसकी जांचती हुई नजर चुपचाप प्रतिद्वंद्वी का आकलन कर रही थी। तो ये जाओ ली जुओ है। उसने अपना सिर सेक्रेटरी ल्यू को बुलाने के लिए घुमाया। उसका मतलब साफ था। मैंने पहले ही किसी को ओल्ड मास्टर वांग के लिए तैयार किया गया तोहफा लाने के लिए कह दिया है। जाओ और उसे ले आओ। उसने जवाब दिया। समझ गई प्रेसिडेंट मैंग। माहौल दम घोंट देने वाला तनावपूर्ण था। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकाने से नहीं रुक पा रहे थे। उसने कहा, अभी तक साइन नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं जानते कि कौन जीतेगा या हारेगा। उसने जवाब दिया, छोटी प्रेसिडेंट मैंग, बिजनेस में सिर्फ तेज जबान होना काफी नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग पर भरोसा करना होगा। उद्घाटन का पल आ गया था। ओल्ड मास्टर वांग दूर से आ रहे थे। हर कदम सबकी नजरें खींच रहा था। जब वो प्रकट हुए और उन्हें नमस्ते करने के लिए अपना हाथ उठाया, पूरा हॉल एक साथ चिल्लाया, ये ओल्ड मास्टर वांग हैं, ओल्ड मास्टर वांग आ गए हैं। मैंने यंग मास्टर जाओ से सुना है कि वांग कॉरपोरेशन ने जाओ कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने के लिए सहमति दे दी है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। शायद वो इस शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं। ली जुओ और उसका सहायक एक तोहफे के साथ आगे बढ़े। उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव था, जैसे सारा ध्यान चुराना चाहता हो। जुओ युए ग्रुप जाओ ली जुओ सम्मानपूर्वक ओल्ड मास्टर वांग को एक क्लाउड टॉप विला नंबर 1 तियानजी प्रस्तुत करता है। ये तोहफा जल्दी ही भीड़ में हलचल मचा गया। एक युवा महिला हैरानी से चिल्लाई, क्लाउड टॉप विला? ये वही प्रॉपर्टी नहीं है जो अभी-अभी लॉन्च हुई थी? तुरंत बाद कई अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी। मैंने सुना है उन्होंने फेंगशुई मास्टर ली जोंग फे को इसे देखने के लिए बुलाया था। ये व्यक्तिगत रूप से ली जोंग फे द्वारा व्यवस्थित किया गया था। फेंगशुई का एक उत्कृष्ट नमूना, आध्यात्मिक श्रेष्ठता का स्थान। वहां रहने से उम्र बढ़ सकती है। इसी कारण से इसे अनमोल माना गया है और बिक्री के लिए नहीं है। ऐसा तोहफा दे पाना जुयुए ग्रुप सच में साधारण नहीं है। उसने मुस्कुराया। उसका व्यवहार दोस्ताना और शालीन था। एक छोटा सा तोहफा मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए शायद ही काफी हो। उसके बाद मैंग हन्नी तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आवाज साफ और गूंजदार थी। मैंग शियान ग्रुप, मैंग हन्नी।
उसने एक बार ताली बजाई, सेक्रेटरी ल्यू को तोहफा पेश करने का इशारा करते हुए कोमलता से मुस्कुराई और एक शालीन और सम्मानपूर्ण अंदाज में कहा, सम्मानपूर्वक ओल्ड मास्टर वैंग को मास्टर जियो रोंग की एक कृति प्रस्तुत करती हूँ। भीड़ और भी ज्यादा गूंज उठी। उसकी बातों ने चांदनी के नीचे लापरवाही से शराब पीते हुए एक महान गुरु की छवि जगा दी, जिससे सबको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जियो रोंग? क्या ये वही जियो रोंग है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? क्या वो मास्टर 10 साल से ज्यादा समय से एकांत में नहीं है? मैंने सुना है उनकी कृतियां अब अरबों की हो गई हैं। मैंने पहले सुना था कि मेंगशियांग ग्रुप पतन की तरफ जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ एक बेबुनियाद अफवाह थी। इस बीच सूचन चुपचाप ब्रेसलेट को देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। क्या ये वो चीज नहीं है जिसे उस बूढ़े आदमी ने ज्यादा शराब पीने पर मजाक में तराशा था? अरबों की? कहीं ऐसा तो नहीं? उसने अचानक एक शराबी आदमी की छवि याद की, जिसका शरीर एक मेज पर झुका हुआ था, जो फैली हुई शराब से भरी थी, खुद से बुड़बुड़ाते हुए। फिर से दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। स्लर्प। वो कांप उठा, तुरंत इनकार करते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भला कैसे कोई महान गुरु हो सकता है? मैं जरूर ज्यादा सोच रहा हूँ। बैंक्वेट टेबल पर वापस ली जुओ मेंग हन्नी द्वारा लाए गए तोहफे की मजाकिया तारीफ किए बिना नहीं रह सका। काफी मेहनत की है छोटी प्रेसिडेंट मेंग। उसने शालीनता से मुस्कुराकर विनम्रता से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभावशाली तोहफा देने के सिलसिले के बाद आखिरकार ओल्ड मास्टर वैंग के स्टेज पर आकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने का समय आ गया था। आप सबका आने और समर्थन दिखाने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आज एक शुभ दिन है, मुझे एक बड़ी घोषणा करनी है। सबने अपनी सांस रोक ली। माहौल शांत था। दोनों पक्ष चुपचाप उम्मीद कर रहे थे। ये लो, वैंग कॉरपोरेशन अब अपने सहायक साझेदार की घोषणा करने वाला है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस महत्वपूर्ण पल में ओल्ड मास्टर वैंग उस शख्स का शुक्रिया अदा करने का फैसला करेंगे जिसने पहले उनकी जान बचाई थी। उससे पहले मैं एक शख्स का शुक्रिया करना चाहता हूं। एक शराब का गिलास पकड़े हुए वो स्टेज से नीचे उतरे। उनका व्यवहार कोमल था और बैंक्वेट टेबल की तरफ चल पड़े। ये इस शख्स की वजह से है कि मैं आज यहां खड़ा हूं, सबके साथ अपना जन्मदिन मना रहा हूं। लोग चुपके से इधर उधर देखने लगे। उनकी नजरें इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे उस हितकारी को ढूंढ रहे हों जिसने ओल्ड मास्टर वैंग को बचाया था। ओल्ड मास्टर वैंग की जान किसने बचाई? वो धीरे धीरे मेन कॉरपोरेशन के टेबल के पास आए। उनकी नजर उस तरफ निर्देशित थी। उनकी गहरी आवाज गूंज रही थी, वो शख्स है। मैंग हान नी ने उन्हें पास आते हुए देखा और अनजाने में सूचेन की तरफ देखा। उसके दिमाग में अनुमान दौड़ रहे थे। ओल्ड मास्टर वैंग सूचेन की तरफ चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ हानयून ने कहा वो सब सच है? लेकिन उसका ध्यान अब बिल्कुल अलग था। उसे सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी थी, जो एक वेटर के पास थी। उसने खुद से कहा, ओह कितना दुर्लभ है थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना। ओल्ड मास्टर वैंग के और पास आने का इंतजार किए बिना वो उसकी तरफ दौड़ा, पीछे एक जल्दी से माफी छोड़ते हुए। उसके दिमाग में चिंता दौड़ रही थी कि क्या हो सकता है। माफ कीजिए, मैं अभी आया। आध्यात्मिक ऊर्जा वाली कोई चीज एक साधारण व्यक्ति के हाथों में पड़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे जाकर चेक करना होगा। उसकी इस हरकत ने ओल्ड मास्टर वैंग को वहीं रोक दिया, जो अपने हाथ में शराब के गिलास को खाली नजर से देख रहे थे, स्थिति का आकलन करते हुए। मेडिकल सेज सू का क्या मतलब है? क्या उन्हें लगता है कि मैं अभी तक उन्हें टोस्ट करने के लायक नहीं हूं? उसने गौर से देखा। उसकी नजर गंभीर थी, लगातार सोचते हुए। मैंने कई शीर्ष डॉक्टर से सलाह ली है। मेरी स्थिति के आधार पर इसका इलाज साधारण एक्यूपंक्चर से नहीं हो सकता था। इसके लिए जरूर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके सुइयों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता थी, जो जादू टोने के स्तर पर है। ऐसा करने के लिए कम से कम एक ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर होना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी जल्दबाजी को रोकने का फैसला किया। अगर सच में ऐसा है तो मैं सच में मेडिकल सेत्सू को टोस्ट करने के लायक नहीं हूं। नहीं, मैं ऐसे मास्टर का अपमान नहीं कर सकता। ओल्ड मास्टर वैंग ने मुड़कर अपना गिलास मेंग हान्नी की तरफ उठाया और सम्मान के प्रतीक के रूप में उसे टोस्ट किया। छोटी प्रेसिडेंट मेंग, ये गिलास आपके लिए है। वो खड़ी हुई, मुस्कुराकर शुक्रिया कहते हुए, आप बहुत दयालु हैं सर। उस पल सूचन धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखें वेटर के हाथ में रखी चीज पर टिकी हुई थीं।
जितना पास वो आया उतना ही साफ वो महसूस कर सकता था। लगता है किसी ने जानबूझकर एक श्राप छोड़ा है। उसके हाथ ने एक मुद्रा बनाई और उससे एक सुनहरी रोशनी निकली जो चक्रों में इकट्ठी हुई और फिर सीधे उस वस्तु की तरफ चली गई। जब रोशनी उसमें प्रवेश कर गई तो एक हल्की बैंगनी धुंध तुरंत फैल गई, हवा में गायब हो गई। लगता है कोई ओल्ड मास्टर वैंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जबकि आज ऐसा इत्तेफाक है तो मैं इसे अंत तक देख ही लेता हूं, जैसे बुद्धा को पश्चिमी स्वर्ग तक पहुंचाना। उसका काम पूरा हो गया, वो मुड़ा और चला गया। उसका व्यवहार लापरवाह और आरामदायक था, हर कदम एक कोमल हवा की तरह। आह, मैंने आज एक अच्छा काम किया, सच में मनाने लायक। मैं काम को पूरा ही कर लेता हूँ। जब तक श्राप देने वाले की औरा ताज़ा है, मैं बाहर जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं इस तरह के श्राप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को आसानी से जाने नहीं दे सकता। पार्टी में वापस आकर उसे उसके साथ खुशी से बातें करते देख ली जुओ को जलन महसूस हुए बिना नहीं रह सकी। कमीने, मैंग परिवार कब से वैंग परिवार के बराबर हो गया? ओल्ड मास्टर वैंग ने सच में मैंग हानी को पसंद कर लिया और यहां तक कि खुद उसे टोस्ट भी किया। उसका चेहरा बिगड़ गया जब उसने चुपचाप सब कुछ नोट किया। उसका दिमाग लगातार साजिश रच रहा था। भूल जाओ, जब तक साझेदारी टूटती नहीं। एक बार मेरे पास वैंग कॉरपोरेशन का समर्थन आ गया तो छोटा सा मैंग परिवार कुछ भी नहीं होगा। उसके दिमाग में प्रेसिडेंट वैंग के साथ उसकी मुलाकात की याद ताज़ा हो गई और उसने खुद से कहा, मेरा पहले से ही वैंग कॉरपोरेशन के साथ एक मौखिक समझौता है, हैप्पी कोऑपरेशन। ये साझेदारी का मौका बहुत पहले से जुओयू ग्रुप का है। इस समय ओल्ड मास्टर वैंग भीड़ का सामना करने के लिए वापस आए। उनकी आवाज गूंजी, स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बताते हुए। जो खबर मैं आज घोषित करना चाहता हूं वो भी यहां छोटी प्रेसिडेंट मैंग से संबंधित है। उसने खुशी से एक बार फिर उसके साथ गिलास टकराए, फिर मुख्य काम पर वापस लौटे, गंभीरता से अगली घोषणा करते हुए। मुझे यकीन है कि सबने ये खबर सुनी है कि वांग कॉरपोरेशन ब्यूटी इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहता है। हम में आप सबकी रुचि के लिए धन्यवाद। आज हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए वांग कॉरपोरेशन के भविष्य के सहायक साझेदार की घोषणा करते हैं। उसकी आवाज मजबूत और साफ गूंजी, हर शब्द हवा में ठोके गए कील की तरह था। ये मेंग शांग ग्रुप है जिसका नेतृत्व छोटी प्रेसिडेंट मेंग करती हैं। घोषणा ने ली जुओ को हैरान कर दिया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या? उसके चेहरे के विपरीत मेंग हान नी खुशी से चमक रही थी, एक गर्म गुलाबी ऑरा से घिरी हुई, और उसने चमकते हुए जवाब दिया, हम? सेक्रेटरी ल्यू और लिन में ची दोनों खुशी से मुस्कुराए, उत्साह से चिल्लाते हुए, ओ माई, ये बहुत अच्छा है। ओल्ड मास्टर वांग उसकी तरफ मुड़े और उन्हें ना चुनने का कारण कोमलता से समझाया। उनका लहजा कुछ अफसोस भरा था। मैं उन दूसरे दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वांग कॉरपोरेशन के लिए अपनी योजनाएं और रणनीतियां पेश की हैं। भले ही आप आज वांग कॉरपोरेशन द्वारा नहीं चुने गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में क्षमता की कमी है, बस थोड़ी सी किस्मत की कमी थी। उसके अपने भी कुछ विचार थे जिन्हें वो पूरी तरह से समझा नहीं सकता था। ब्यूटी इंडस्ट्री में मेंग शांग ग्रुप की ताकत अभी भी जू युए ग्रुप से कम है। अगर ये सिर्फ एक सहायक साझेदार का चुनाव होता तो जू युए ग्रुप ज्यादा भरोसेमंद होता, लेकिन बिजनेस की तुलना में जिंदगी निश्चित रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ली जुओ खाली हाथ जाने को तैयार नहीं ने ओल्ड मास्टर वांग को जहरीली नजर से देखा और तंज किया। बहुत अच्छा, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी वांग जियानमू। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। खुशकिस्मती से मेरे पास अभी भी एक और चाल है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ, सबका ध्यान खींचता हुआ। डायरेक्टर जाओ, आप। ली जुओ ने झूठी मुस्कान दी, ईमानदार दिखने की कोशिश करते हुए। क्लाउड टॉप विला के अलावा मैंने ओल्ड मास्टर वांग के लिए एक और तोहफा तैयार किया है। ओल्ड मास्टर वांग हैरान थे, प्रशंसा से चिल्लाते हुए। जाओ परिवार के मुखिया सचमुच बहुत विचारशील हैं। मेंग हान नी ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी, संदेह से। साझेदारी विफल हो गई, फिर भी वो अभी भी तोहफा दे रहा है। जाओ ली जुओ, क्या वो इतना दयालु हो सकता है? झाओ ली झो ने एक वेटर को बुलाने के लिए तालियां बजाईं। कोई है? जब उसने ढकने वाला कपड़ा हटाया, उसने अंदर रखी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया। ये 300 मिलियन युआन का तोहफा है जिसे मैंने खास तौर पर अनुरोध किया था। हालांकि हम आज एक साझेदारी तक नहीं पहुंच सके, मैं इसे ओल्ड मास्टर वैंग के लिए लाया था, इसलिए इसे रखना मेरे लिए बेकार है।
झाओ ली झो ने कपड़ा खींचकर हटा दिया, जिससे एक सुनहरी मेढक की मूर्ति सामने आई जो पैसों के ढेर पर बैठी थी। उसके मुंह में एक सिक्का मजबूती से दबा हुआ था। उसने जोर से कहा, ओल्ड मास्टर वैंग को ईस्टर्न सी जितना विशाल आशीर्वाद और सदर्न माउंटेन्स जितनी लंबी उम्र की शुभकामनाएं। भीड़ की हैरान नजरों के सामने झाओ ली झो ने विस्तार से बताया, मैंने खास तौर पर एक मास्टर को इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के लिए बुलाया था। यहां आते वक्त मैंने इसे किसी भी टक्कर से बचाया ताकि ओल्ड मास्टर वैंग आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएं। ओल्ड मास्टर वैंग ने हैरानी से देखा। वो खुशी से हंसा, मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। मैंने नहीं सोचा था कि झाओ परिवार का मुखिया इस बुद्धे आदमी के बारे में इतना सोचेगा। मैं सच में शर्मिंदा हूं। झाओ ली झो ने शैतानी मुस्कान दी, उसे जवाब देते हुए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दिमाग हिसाब किताब से भरा हुआ था। मैंने खास तौर पर किसी को इस पर एक श्राप लगाने के लिए कहा था। ये श्रापित व्यक्ति को श्राप देने वाले के निर्देशों का पालन करवा सकता है। हाँ, एक बार वैंग जियान मुंह श्रापित हो गया तो साझेदारी की बात ही क्या। अगर मैं वैंग कॉरपोरेशन को हड़पना भी चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। झाओ ली झो ने अपना दिखावा जारी रखा। जब तक ओल्ड मास्टर वैंग खुश हैं, मेरा ये तोहफा क्या है। ओल्ड मास्टर वैंग ने मूर्ति उठाना शुरू किया। मूर्ति को अपने हाथों में पकड़े हुए वो हैरान थे। हाँ, झाओ ली झो विजयी मुस्कान से मुस्कुराया। ये काम कर रहा है। वो मैंगहान नहीं और ओल्ड मास्टर वैंग के बीच खड़ा हो गया, अनजान होने का नाटक करते हुए। ओल्ड मास्टर वैंग, मैंने अभी आपको ठीक से सुना नहीं। उसने अपना हाथ अपने कान पर रखा, ओल्ड मास्टर वैंग को शैतानी नजर से देखते हुए। आपने किसे वैंग कॉरपोरेशन का अगला सहायक साझेदार कहा? ये झाओ कॉरपोरेशन है ना? उसने अपनी गर्दन मली, उलझन में पूछते हुए। झाओ परिवार का मुखिया क्या बात कर रहा है? आप इतने युवा हैं, फिर भी आपकी सुनने की शक्ति में पहले से ही समस्या है। उसकी बातों ने झाओ ली जुओ को हैरान कर दिया। उसने ओल्ड मास्टर वैंग के कंधे पकड़े, चिल्लाते हुए, तुम अपना मन नहीं बदलने वाले हो? वो गुस्सा हो गया। झाओ ली जुओ को जोर से धकेल दिया। मुझे लगता है कि झाओ परिवार के मुखिया का ही दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अचानक कई लंबे आदमी कहीं से अंदर आ गए। ओल्ड मास्टर वैंग ने उन्हें आदेश दिया, आदमियों, झाओ परिवार के मुखिया को बाहर खींचकर ले जाओ, थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए और उसका दिमाग साफ करने के लिए। उन्होंने झाओ ली जुओ को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वो घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? उसने संघर्ष किया। मुझे छोड़ो। उसने पागलों की तरह सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक मास्टर को श्राप लगवाने में मदद के लिए इतने पैसे खर्च किए, ये बेकार कैसे हो सकता है? झाओ ली जुओ का चेहरा हैरानी और गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ एहसास हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे धोखा दिया गया है? पार्टी के मेहमान अपने सामने का नजारा उलझन में देख रहे थे। झाओ ली जुओ को क्या हो गया है? वो अचानक ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उस पर किसी का साया हो।